स्वागत है स्टूडेंट्स आपका ज्ञानशाला में इंटीग्रेटेड क्लासेस फॉर योर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स अलॉन्ग विद योर सिलेबस। तो बात करते हैं आज के दिन की 1 जुलाई की। 1 जुलाई हर साल हमारा नया सेशन शुरू होता था, एक नई शुरुआत थी, नई ड्रेसेस, नए इक्विपमेंट, नई बुक्स के साथ फ्रेशली एकदम तैयार होके स्कूलों की ओर निकलते थे। जो छुट्टियों में जिन दोस्तों से नहीं मिले उनसे मिलते थे, बातें करते थे, मैंने तो वेकेशंस में ये किया वो किया, और एक दूसरे से कंपेयर करते थे कि क्या करना है आगे। बात आपस में 12th होती थी तो एक सिर पे टेंशन भी रहा करती थी कि इस साल बहुत ज़्यादा पढ़ना है, एक डिटर्मिनेशन होती थी। तो उस डिटर्मिनेशन, उस दृढ़ निश्चय को कहीं नहीं गंवाना, चाहे वो बाकी चीज़ें एक बार के लिए रुक गई हो, थम गई हो, मिटी नहीं है, तो वैसे ही आपका डिटर्मिनेशन भी नहीं मिटना चाहिए, आपका दृढ़ निश्चय भी नहीं थमना चाहिए। और उसी दृढ़ निश्चय के साथ हम भी खड़े हैं और आपके लिए लेकर के आए हैं ज्ञानशाला। दे आर इंटीग्रेटेड क्लासेस एंड आई एम पीयूष जांगीड़ गिविंग यू द इंट्रोडक्शन टू द इंग्लिश लिटरेचर। तो ऑब्वियसली बात है, मैं इंग्लिश लिटरेचर पढ़ाऊँगा आपको। देखिए, एज ए सब्जेक्ट इंग्लिश लिटरेचर क्या है, इट इज़ नॉट इंग्लिश। ये तो हमें पता है, इंग्लिश कंपलसरी तो है नहीं आपकी बुक्स की। तो लिटरेचर और कंपलसरी में डिफरेंस क्या है? देखिए, सिंपल सी बात ये है, लिटरेचर को एक वर्ड में बात करूँ, लिटरेचर का मतलब होता है साहित्य हिंदी में, और इसका मतलब होता है मिरर ऑफ द सोसाइटी, यानी समाज का दर्पण। मतलब जिस समय का, जिस टाइम में हम रह रहे हैं, उस समय का समाज क्या सोचता है, वो जब शब्दों में पिरो जाता है ब्यूटीफुल वे में, आर्ट के रूप में, तो वो लिटरेचर बन जाता है। ये तो सिंपल सी बात है, आपको याद रखनी है। पर एज ए स्टूडेंट, आप लिटरेचर के स्टूडेंट है, ये तो सबके लिए बात थी, जनरल बात थी। एज ए लिटरेचर के स्टूडेंट आप उसको कैसे डिफाइन करेंगे? आप में और बाकियों में फ़र्क होना चाहिए ना। लिटरेचर के स्टूडेंट की बढ़िया काबिलियत ये होती है, वे किसी चीज़ की क्वालिटीज़ को बहुत बढ़िया बता पाते हैं। जैसे एक ड्राइंग या एक पेंटिंग या एक आर्टिस्ट होता है जो वो उस पेंटिंग को, ड्राइंग को उसकी बता पाता है कि इसमें ये बढ़िया है, इसमें इस आर्ट का यूज़ हुआ है, इसमें ये फीचर्स है। वैसे हम किसी बुक, हम किसी स्टोरी, हम किसी पोइट्री की चीज़ों को तोड़ तोड़ के बता पाते हैं, तब हम बढ़िया लिटरेचर के स्टूडेंट्स कहलाते हैं। तो इंट्रोडक्शन की बात करते हैं, इंट्रोडक्शन में चलते हैं आगे कि व्हाट इज़ लिटरेचर। लिटरेचर लेते ही सबसे पहले मेरा सवाल होता है स्टूडेंट से कि आप लोगों ने लिटरेचर ली है, व्हाट इज़ लिटरेचर। मैंने देखा है काफ़ी स्टूडेंट्स को ये बात पता नहीं होती। तो चलिए शुरुआत करते हैं, ये मेरी भी आपकी भी नई शुरुआत है, और इसी शुरुआत में हम आगे बढ़ेंगे और जानते हैं क्या है लिटरेचर। तो व्हाट इज़ लिटरेचर, इसके लिए एक कोटेशन देखिए मैंने हाईलाइट कर रखा है। शेक्सपियर्स हेनरी फिफ्थ में लिखा है कि फॉलो योर स्पिरिट, कि अपनी आत्मा को फॉलो करो। उन्होंने इंग्लिश के बारे में उसमें लिखा था कि फॉलो योर स्पिरिट, कि जो आपकी स्पिरिट, जो आपका अंतर्मन कहता है, उसे फॉलो करना लिटरेचर है। कैसे, समझिए। मतलब ये हुआ कि इंग्लिश लिटरेचर जो है, इंग्लिश लिटरेचर जो है, उसका मतलब ये हुआ कि आपके मन में आज कोई एक आइडिया आया कि यार लॉकडाउन है, कि मेरे को ऐसे वेज बताना चाहिए जिनसे घर पे लोग अपनी हेल्थ का ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, अब साइंस के स्टूडेंट्स क्या होगा, उसकी साइंस की बारी क्या बताएगा। लिटरेचर के स्टूडेंट में क्या डिफरेंस होगा, वो उसी चीज़ पे एक पोइट्री बना सकता है, उसी चीज़ पे एक गाना बना सकता है। और आपने देखा होगा कई गाने, कई पोइट्रीज निकले हैं। तो दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट और लिटरेचर। ठीक है, तो यही बात है कि वर्ड्स में, जो आपकी वर्ड्स की पावर को समझता है, वो लिटरेचर का स्टूडेंट होता है। उन वर्ड से, सेम ही वर्ड से कितने डिफरेंट इफेक्ट्स क्रिएट कर सकता है इंसान के दिमाग में, कितनी अलग अलग भावनाएं, कितने अलग अलग इमोशंस जागृत हो सकते हैं, वो लिटरेचर है। तो फॉलो योर स्पिरिट, आप अपनी स्पिरिट को फॉलो करो, और हर पोएट या हर राइटर की स्पिरिट उसकी कहानी में, उसकी पोएम में देखो, यही लिटरेचर है स्टूडेंट्स के लिए। अब इसको डिटेल में मैंने डिफाइन किया। देखिए कि आप सब इतना लिटरेचर पढ़ते हो, लिटरेचर पढ़ते हो, तो आपके बारे में एक स्मॉल डेफिनेशन, एक स्मॉल आइडिया बनता है कि लिटरेचर इज़ द एक्सप्रेशन ऑफ लाइफ, कि जो लाइफ कैसे जी है किसी ने, उसका एक्सप्रेशन है। समझ रहे हैं आप बात, कि लाइफ किसी ने कैसे जी है, उसका एक्सप्रेशन है। किसमें? वर्ड्स ऑफ ट्रुथ, सच्चाई के शब्दों में, एंड ब्यूटी, और वो सब शब्दों को कैसे, सच्चाई है जो उसकी ज़िंदगी की, उनको कैसे पिरोया गया है बहुत सुंदरता से। ऐसे तो कोई भी लिख देता, मैं कल सुबह उठा और मेरे को सामने सूरज दिखा जो अच्छा दिख रहा था। ये लिटरेचर नहीं हुआ, ये क्वालिटी नहीं हुई, ब्यूटी नहीं हुई। पर वो जब ऐसे क्वालिटी में लिखता है, ये आई वेक अप, द सन वाज राइजिंग, द ब्यूटी ऑफ द होराइजन वाज एवरीवेयर, तो ये पोएटिक वे में होता है, ये पोएटिक वे में होता है। ये डिफरेंस देख रहे हैं आप, कि जो मैं उठा तो सूरज की किरणें छटा बिखेर रही थी, और सब गा रहे थे, नाच रहे थे, खुश थे। इसमें और उस लाइन में कितना बड़ा फ़र्क है, जो सिंपल सी लाइन बोली थी। तो यही लिटरेचर होता है कि आपने लाइफ, जो सच अपनी आंखों के सामने देखा है, वो सूरज उगने वाला, उसकी ब्यूटीफुली उसको रिकॉर्ड करना, उसको डिस्क्राइब करना, ये लिटरेचर है। इसके अलावा क्या, इट इज़ द रिटन रिकॉर्ड ऑफ मैन स्पिरिट, कि आदमी
ने क्या फील किया है उसको उसने लिख दिया, ये उसका रिकॉर्ड है। उसके अलावा क्या है, उसने उसमें क्या डाला, अपने विचार डाले हैं, अपने इमोशंस, अपनी भावनाएं डाली है, अपनी एस्पिरेशंस, अपनी इच्छाएं डाली है। और यहीं बात ख़त्म नहीं होती लिटरेचर में। उसके अलावा क्या, इट इज़ द हिस्ट्री, एक हिस्ट्री भी है, एंड द ओनली हिस्ट्री ऑफ द ह्यूमन सोल। और ये हिस्ट्री किसकी है? खाली हिस्ट्री ऐसी है जो इंसान की आत्मा की, इंसान की भावनाओं की हिस्ट्री। इंसान उस समय आज से 500 साल पहले रहते हुए क्या फील करता था, क्या उसकी भावनाएं थी, 200 साल पहले क्या भावनाएं थी और आज क्या भावनाएं हैं, ये जानना तो आप कोई हिस्ट्री का डॉक्यूमेंट नहीं देख सकते, पर आप लिटरेचर में जाएंगे क्योंकि उस समय उसने वैसा लिखा जैसा वो फील कर रहा था अपने समय में, अपने देश में, अपनी जगह में रहते हुए। ठीक है, ये तो लिटरेचर का मीनिंग था। तो इसके कैरेक्टर्स क्या है, क्वालिटीज़ क्या है, देखिए। बाय आर्टिस्टिक, लिटरेचर आर्टिस्टिक होता है, यानी कलात्मक रूप में लिखा होता है। इट इज़ सजेस्टिव, ये आपको सजेस्ट करता है कुछ लाइफ में। ये इसकी परमानेंट क्वालिटी यही होती है, तो वो लिटरेचर कहलाता है। नहीं वो सिंपल टेक्स्ट तो कुछ भी हो सकता है। अब कोई चीज़ टेस्ट है, लिटरेचर है या नहीं, ये बढ़िया लिटरेचर नहीं है, इसके दो टेस्ट भी है। देखिए क्या है, पहली बात तो आर इट्स यूनिवर्सल इंटरेस्ट, कि इसका इंटरेस्ट है जो यूनिवर्सल होना चाहिए, मतलब पूरी जगह, पूरे विश्व में लोगों को ये पसंद आता है लिटरेचर। ये बात सच है, हर जगह लिटरेचर पढ़ाया जाता है, आपने भी लिया तो आपका कुछ ना कुछ इंटरेस्ट रहा होगा। एंड इट्स पर्सनल स्टाइल, और लिखने वाले की इसमें पर्सनल जो होता है कंट्रीब्यूशन होता है। ऐसा नहीं होता कि हिस्ट्री की तरह सबके लिए एक ही हिस्ट्री है, कुछ है। इंडियन लिटरेचर अलग होगा, अमेरिकन अलग होगा, ब्रिटिश अलग होगा, और हर पोइट की बात कहने की तरीका अलग होगा। ठीक है। इट्स ऑब्जेक्ट असाइड, इसके उद्देश्य की बात करते हैं। असाइड फ्रॉम द डिलाइट इट गिव्स अस, कि सिर्फ इसका खुशी देना नहीं है, खुशी तो ये हमें देता ही है पढ़ने पर। इज टू नो मैन, क्या आदमी क्या था, दैट इज़ द सोल ऑफ द मैन रेदर हिज एक्शंस, क्या आदमी ने क्या किया ये तो आप हिस्ट्री में पढ़ सकते हैं, क्या हुआ ये भी हिस्ट्री में पढ़ सकते हैं, क्या बना साइंस में पढ़ सकते हैं, जियोग्राफी में आप पढ़ सकते हैं इंसान के साथ प्रकृति ने क्या किया, पर इंसान ने उस समय तक सोचा क्या, फील क्या किया, ये आप पढ़ते हैं लिटरेचर में। तो होप, मैं समझता हूँ आपको ये लिटरेचर का मीनिंग समझ में आया होगा और आप इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, द स्टोरी ऑफ इंग्लिश लिटरेचर बिगिंस विद द जर्मनिक ट्रेडिशन ऑफ द एंग्लो सैक्सन सेटलर्स। हाँ, तो आगे की बात करते हुए हम बात करते हैं कि लिटरेचर की कहानी कहाँ से शुरू होती है। भाई लिटरेचर इंग्लिश की शुरू कहाँ से हुई, जहाँ से इंग्लिश शुरू हुई। क्योंकि हमें पता है जैसे जैसे भाषा शुरू होती है उसमें लोग सोचना शुरू करते हैं, और सोचना शुरू करते हैं, थिंकिंग प्रोसेस शुरू होती है, तो वो लिखना शुरू करते हैं। तो ये इंग्लिश जैसे जैसे डेवलप होने लगी वैसे लिटरेचर डेवलप होने लगा। इंग्लिश के बारे में आपको बता देता हूँ मैं। इंग्लिश लैंग्वेज इज़ नॉट क्वाइट अ न्यू लैंग्वेज। आपको ये पता होना चाहिए कि इतनी मतलब पुरानी भी नहीं है तो इतनी नई भी नहीं है। ये एक मिडल एज की लैंग्वेज है। जो इससे पहले की जर्मन थी, फ्रेंच थी, इटालियन थी, वो इससे पहले की लैंग्वेज है। इनसे क्या हुआ, लैटिन से, इन लैंग्वेजेस से क्या हुआ, इंग्लिश का डेवलपमेंट हुआ। तो देखिए उस बात को लेकर के मैं आगे चलता हूँ कि स्टोरी ऑफ इंग्लिश लिटरेचर बिगिंस विद द जर्मनिक ट्रेडिशन ऑफ एंग्लो सैक्सन सेटलर्स। मतलब जो जर्मन से आए थे और जो इंग्लिश एरिया में बस गए, उनकी जो लैटिन लैंग्वेज का प्रभाव था वो इंग्लिश पे पड़ा। और ब्यूवुल्फ, ये ब्यूवुल्फ क्या है, एपिक है, महाकाव्य है, इंग्लिश का पहला महाकाव्य भी समझ सकते हैं आप इसको। इससे स्टैंड्स एट इज हेड एंग्लो सैक्सन लिटरेचर, यानी इंग्लिश ऐसी, एंग्लो सैक्सन का मतलब होता है क्लासिकल इंग्लिश, जो आज के हम लोग बिल्कुल नहीं समझ पाएंगे, जिसमें लैटिन का और बाकी भाषाओं का बहुत ज़्यादा टच है। उसमें पहली बार बियोवुल्फ लिखी गई थी, बहुत बड़ी एपिक पोएम बियोवुल्फ नाम के हीरो पे लिखी गई थी, और ये उससे हिस्ट्री इसकी शुरू होती है। ठीक है, दिस इज़ अ एपिक पोएम। एपिक मतलब क्या है, ये एक महाकाव्य है, एक महाकाव्य है, एपिक है। इससे ये स्टोरी शुरू होती है। और कब शुरू होती है, 8th सेंचुरी में। इंग्लिश देखिए कब शुरू हुई, 8th सेंचुरी में। तो इंडिया में तो इससे भी पुरानी भाषा है, पर इंग्लिश इतनी, इसलिए इसका लिटरेचर काफ़ी डेवलप होने के कारण ये यूनिवर्सल है, पूरे विश्व में बोली जाती है। पर ये इतनी नहीं है कि 8th सेंचुरी में शुरू हुई थी। तो 8th सेंचुरी में एंग्लो सैक्सन थे, उन्होंने ये लिखनी शुरू की। नाउ यूजुअली डिस्क्राइब्ड एज ओल्ड इंग्लिश। इसको आज क्या जानते हैं हम, ओल्ड इंग्लिश के बारे में। वो कहते हैं जिसमें यू को ये लिखते थे यू को, उसके अलावा योर्स को दाए। ये जो ओल्ड इंग्लिश के कई पोएम्स मिलेगी आपको, उसमें ओल्ड इंग्लिश का टच होता है। जो एंग्लो सैक्सन पीरियड की थी वो तो पूरी ऐसी इंग्लिश में थी। इसको समझने के लिए आपको पहले उन वर्ड्स को सीखना पड़ता है, ऐसा लग रहा था आप न्यू इंग्लिश पढ़ रहे हैं। ठीक है, फिर कोई नहीं। इट इज़ इनकॉम्प्रिहेंसिबल टू अ रीडर फैमिलियर ओनली विद द मॉडर्न इंग्लिश। ऐसा रीडर जो लिटरेचर का स्टूडेंट नहीं है, या जिसको खाली मॉडर्न इंग्लिश पता है, ओल्ड इंग्लिश के कुछ वर्ड्स पता नहीं है, उनको तो ये समझ में नहीं आएगी, कॉम्प्रिहेंड ही नहीं कर पाएंगे वो इस बात को। अभी एक पिक्चर डाली है मैंने नीचे। जो लिटरेचर के ओल्ड स्टूडेंट्स हैं, जिन्होंने लिटरेचर थोड़ी सी पढ़ी है, जो लिटरेचर एंथुसियास्ट है, जिनको उत्साह है, वो जान सकते हैं इंसान कौन है। मैंने क्या कहा कि लिटरेचर की बात की, लिटरेचर शुरू कहाँ से होती है, तो शुरू की किसने, हु वाज द फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, दिस मैन, ये इंसान थे फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। अगले स्लाइड में इनकी बात करते हैं। ये थे जॉफ्री चॉसर।
फिर याद रखेंगे आप नाम जॉफ्री चौसर, काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है ये, नोट डाउन कर लीजिएगा। इसमें से कई बार क्वेश्चंस भी आए हैं जो आपकी कॉलेज एंट्रेंस एग्ज़ाम या नेट है उसमें, कि ठीक है जॉफ्री चौसर। तो 1340 यानी 1340 से 25 अक्टूबर 1400 1400 तक इनका जीवन काल रहा, लाइफ स्पैन रहा। ही वॉज एन इंग्लिश पोएट एंड ऑथर, कि वो इंग्लिश पोएट थे और ऑथर थे, लेखक थे, ठीक है। वाइडली कंसिडर्ड द ग्रेटेस्ट इंग्लिश पोएट ऑफ द मिडल एजेस। माना जाता है कि मिडल एजेस, जो इंग्लिश की मिडल एज थी, जहाँ से इंग्लिश जो नई वाली इंग्लिश हमने देखी है मॉडर्न इंग्लिश, वो बनना शुरू हुई, उस मिडल एज में स्टार्टिंग एज तो एंग्लो सेक्शन पीरियड था, मिडल एज के सबसे महान पोएट माने जाते हैं। ही इज़ बेस्ट नोन फॉर द, ये फोटो देख सकते हैं आप, कैंटरबरी टेल्स। इन्होंने कैंटरबरी टेल्स नाम से पोएम लिखी थी। इस कैंटरबरी टेल में देखिए एक्चुअल में होता क्या, मैं बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वर्क भी, काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्क है इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट्स के लिए। इसमें क्या होता है, पिलग्रिम्स यानी तीर्थयात्री होते हैं कुछ, वो जा रहे होते हैं तीर्थ यात्रा करने इंग्लैंड में एक जगह, तो वो सब अपनी अपनी तरफ से एक कहानी सुनाते हैं, ऐसा करके ये कहानियों का संकलन होता है जो कैंटरबरी टेल्स होता है, और ये सब पोएटिक वे में वो सुनाते हैं कहानी। और ये जो कहानी सुनाते हैं वो इंसान की किसी न किसी आदत या किसी भावना से जुड़ी होती है। तो यही तो लिटरेचर का हमने उद्देश्य पढ़ा था अभी, ऑब्जेक्ट, कि व्हाट इज़ लिटरेचर, इट टेल्स द ह्यूमन सोल की बात करता है ये, ठीक है। तो ये कैंटरबरी टेल्स थी, ठीक है। उसके बाद ही हैज़ बिन कॉल्ड द फादर ऑफ इंग्लिश, उनको फादर ऑफ इंग्लिश भी लिटरेचर भी कहते हैं, और अल्टरनेटिवली द फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री, या उन्हें फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री भी कहा जाता है। तो ये इंग्लिश पोइट्री वाली बात आई ना, पहले तो इसको स्टार कर लेना, इसको पॉइंट कर लेना, अच्छी तरह से नोट कर लेना। एक बात है इंग्लिश पोइट्री की, तो कोई भी इस लैंग्वेज में आपने नोटिस किया होगा जो शुरू का लिटरेचर है, शुरू का साहित्य, वो पोइट्री में है। क्यों? लैंग्वेज जैसे जैसे डेवलप होती है उसमें एक्स्ट्रा वर्ड्स आते हैं, वोकेबलरी जुड़ती जाती है, और शुरू में क्या होती है, एक बच्चे की तरह होती है, और बड़ी होती है तब जब उसमें जाके काफ़ी डिटेल्स होती है, ठीक है। शुरू में तो एक बच्चा होती है, एक चाइल्ड ही होती है, ठीक है। तो उसमें जो वर्ड्स जुड़ते जाते हैं वैसे वैसे उसको लिखने के सेंटेंसेस लंबे मिलते हैं, उसमें एक्सपेरिमेंट करने का टाइम मिलता है, उसमें कॉम्प्रिहेंड होता है। जब शुरू में इंग्लिश थी या कोई भी लैंग्वेज छोटी थी, उसमें बात को ईजी तरीके से कहना और छोटी सी बात में बड़ी बात समझा देना, ये किस में काबिलियत होती है, पोइट्री में। तो इसलिए पोएम्स शुरू में ज़्यादा लिखी गई थी, पोएम्स ही लिखी गई थी कि छोटी बात कहनी है, पोएम बात में कहनी है, और दूसरा उनको गा सकते हैं। गा के बाद अब वो लिखी हुई स्टोरी उसको सुनाने में टाइम लगता है, एज अ सॉन्ग लिखी हुई होगी, इंसान से इंसान सुना सकते हैं। अभी की तरह उस समय प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया तो इतना था नहीं कि सब जगह डिस्ट्रीब्यूट कर दी, तो उस समय गा के सुना करके बताते थे, इसलिए भी पोइट्री ज़्यादा मशहूर हुई। खैर आगे चलते हैं कि लिटरेचर शुरू हो गया, हमने पढ़ा, हिस्ट्री शुरू हो गई, फादर हमने पढ़ लिया कौन था। अब ये जो इंग्लिश लिटरेचर है ये बढ़ा है, आज तक हमने पता है बढ़ा है। मैंने कहा 8th सेंचुरी में ये शुरू हुआ, मान लेते हैं एक बार, तो ये उस समय से आज तक बढ़ ही रहा है। आज हम पढ़ रहे हैं कि 2020 आ चुका है, तब से आज तक इंग्लिश लिटरेचर का विकास ही हो रहा है, नए नए पोइट्स आए ही हैं, वो लिख ही रहे हैं, नहीं लिख रहे। तो वही बात मैं कह रहा हूँ कि उस समय से लेकर के आज तक की जो हिस्ट्री है उसको ऐसे तो मान नहीं सकते कि इंग्लिश लिटरेचर का ही पूरा पीरियड है। उस समय क्या हुआ कि उस समय से जो आज तक लिटरेचर लिखा गया उसके कुछ समयों को बांट दिया गया, ईराज को, पीरियड्स को बांट दिया गया। क्यों बांट दिया गया? कि उस पीरियड में इस तरह का कहानियाँ, इस तरह की कविताएं, इस तरह की नॉवेल्स लिखी जा रही थी, फिर अगले पीरियड में ये नॉवेल्स इस बात पे लिखी जा रही थी जो उनका सब्जेक्ट था। भाई जैसे एग्जांपल लेता हूँ मैं, एक एग्जांपल समझिए, एलिजाबेथन पीरियड। इसको क्यों? क्योंकि क्वीन एलिजाबेथ गद्दी पे बैठी, तो उस समय कुछ सुधार हुए, कुछ जो एलिजाबेथ के फेवरेट पोएट्स थे या एलिजाबेथ ने जो नई चीज़ें लेकर के आई उससे प्रभावित होकर जो लोगों ने लिखा, इसलिए उसको एलिजाबेथन नाम दे दिया। तो ऐसे ही जो ये पीरियड्स हैं, इन पीरियड्स का मतलब यही है कि जो उस समय ब्रिटेन में या पूरे वर्ल्ड में लिटरेचर कुछ लिखा जा रहा था वो किस बात पे था और किस चीज़ से अफेक्टेड था, उससे इन पीरियड्स को नाम दे दिया गया है। तो इन पीरियड्स को आप याद रखेंगे, ओल्ड इंग्लिश से शुरू हुआ, फिर मिडल इंग्लिश, रेनेसांस पीरियड बहुत इंपॉर्टेंस है क्योंकि रेनेसांस से इंग्लिश का डेवलपमेंट हुआ। रेनेसांस का मतलब होता है रिवाइवल ऑफ द ओल्ड, पुरानी लैंग्वेजेस को पढ़ा गया, उनके ग्रीक लैटिन लिटरेचर्स को इंग्लिश में लाया गया और इंग्लिश में नए लिटरेचर की इस तरह शुरुआत हुई। तो शुरुआत यहाँ से होती है। फिर एलिजाबेथन पीरियड, फिर जैकोबियन पीरियड, फिर कैरोलाइन पीरियड, फिर प्यूरिटन पीरियड, रेस्टोरेशन पीरियड, रेस्टोरेशन यानी पुरानी चीज़ों को वापस रिस्टोर किया गया, ठीक है। फिर ऑगस्टन पीरियड था, उसके बाद रोमांटिक पीरियड शुरू हुआ, ठीक है। फिर विक्टोरियन पीरियड, क्वीन विक्टोरिया के बाद, उसके बाद मॉडर्न पीरियड। देखिए इंग्लिश में मॉडर्न पीरियड 1918 में ही आ गया, 1891 से। उसके बाद तो इंटर वॉर पीरियड, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो चुका था, उसके बाद लिटरेचर वॉर की प्रॉब्लम्स और जो दुनिया में उसके बाद जो सिचुएशंस हुई, दुख हुए, उसके ऊपर लिखा गया। मिड 20th सेंचुरी, अब उस मिड 20th सेंचुरी से अभी तक चल रहा है हमारा, 1940 से जो शुरू हुआ। उसके बाद लिटरेचर बहुत ज़्यादा डाइवर्स हो गया, क्यों? इतने पढ़ने वाले हो गए, इतने लिखने वाले हो गए, और अंग्रेज़ों ने यहाँ
अभी तक यहाँ तक ब्रिटिशर्स ने क्या किया था, ज़्यादातर कंट्रियों को अपना कॉलोनी बना लिया था, उन पर रूल कर लिया था, तो पूरे वर्ल्ड में लगभग इंग्लिश कहीं ना कहीं पहुँच गई। तो इतना ज़्यादा लिखा और पढ़ा जाने लगा कि लिटरेचर के पीरियड्स बहुत ज़्यादा डाइवर्स हो गए, पूरे वर्ल्ड का यूनिवर्सल लिटरेचर हो गया। ठीक है, तो ये ब्रिटेन तक सिमट कर नहीं रहा। आगे बात करते हैं आपके सिलेबस की, जिससे हमें इंपॉर्टेंस है 12th का इंग्लिश लिटरेचर का सिलेबस। तो देखिए पहली बात तो आपको पता है 80 मार्क्स का पेपर होगा, जिसमें रीडिंग है 15 मार्क्स की, राइटिंग है 15 मार्क्स की, 30 मार्क्स की आपकी बुक है। ठीक है, कौन सी? प्रूडेंस, जो मेन बुक है। उसके अलावा एक जो नावल लगी हुई है फिक्शन में नावल है, वो इनसाइड द वैली। नावल का मतलब होता है एक बड़ी सारी किताब जिसमें एक कहानी तो क्या होती है, शॉर्ट स्टोरी 3-4 पेज की। नावल क्या होती है, एक इंसान की, एक कैरेक्टर की या कुछ कैरेक्टर्स की कहानी होती है, पर बहुत ज़्यादा डिटेल में होती है, पूरी बुक में लिखी होती है। नावल और स्टोरी में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। आगे क्लासेस में जब हम नावल शुरू करेंगे आपको डिफरेंस समझाऊंगा, और ये भी समझाऊंगा कि पोइट्री की क्या क्वालिटीज़ है, स्टोरी की क्या है। क्योंकि एज ए लिटरेचर के स्टूडेंट आपका उद्देश्य ये नहीं है कि ये सिलेबस कंप्लीट करना, आपका उद्देश्य आप सीखे भी कि लिटरेचर में क्या क्या आता है। ठीक है, तो रीडिंग हमने बात कर दी, राइटिंग की हमने बात कर ली। रीडिंग में क्या आएगा कि पैसेजेस आ गए, राइटिंग में ऐसे आ गया, और उसके अलावा आर्टिकल रिपोर्ट ये आ गए। ठीक है, ग्रामर में क्या आ गया, एडिटिंग और एरर करेक्शन आ गया, ये भी मैं करवाऊँगा। देखिए चेंजिंग नरेशन, नरेशन का मतलब क्या होता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। ये बहुत इजी है, आपके 12th के हिसाब से बहुत इजी तरीके से करवाऊंगा। अब आता है लिटरेरी टर्म्स, जो अपने लिटरेचर का ऑथेंटिक पार्ट है। लिटरेरी टर्म का मतलब क्या होता है कि लिटरेचर में जैसे हम कह सकते हैं कि मैंने देखा कि वो चांद सा उसका मुखड़ा चमक रहा था। ठीक है, तो क्या एक्चुअल में चांद उसके चेहरे पे आके बैठेगा? बिल्कुल नहीं। ये क्या होता है, कहने का तरीका होता है। तो ये क्या हो गई, एक उपमा देना हो गया ना चांद की। तो ऐसे ही लिटरेरी टर्म्स होते हैं जिनका यूज़ क्या होता है, अलग अलग चीज़ में। जो इंग्लिश की लैंग्वेज में उसने वर्ड्स को अलग तरह से बताया है, उनका मतलब कुछ निकल रहा है, उनसे एक अच्छा सा इफेक्ट आ रहा है बाहर, कि ऐसे नॉर्मली इन वर्ड्स को बोलते सीधा सीधा तो अच्छा नहीं लगता, पर इनको बोलने पर हो क्या इफेक्ट आने लग गया। तो वो होते हैं लिटरेरी टर्म्स, यानी वो ऐसे टर्म्स जिनसे लिटरेचर की ब्यूटी बढ़ती है। तो ये कुछ 5-6 लिटरेरी टर्म्स जो हमको पढ़नी है। ठीक है, ये भी मैं करवाऊँगा। ये आप देख सकते हैं कितने 6 मार्क्स की है। उसके बाद बात करते हैं कि जो आपकी बुक्स है उसमें से देखिए क्या आएगा, 2 ऑफ द 3 टेक्सचुअल क्वेश्चंस, आप ये बात पढ़ लीजिए, टेक्सचुअल क्वेश्चंस। फिर 4 ऑफ द 5 टेक्सचुअल क्वेश्चंस, फिक्शन यानी नॉवल में से आएगा 1 ऑफ द 2 टेक्सचुअल क्वेश्चंस, और फिर टेक्सचुअल क्वेश्चंस। यानी आपके राजस्थान बोर्ड ने बहुत बढ़िया काम कर रखा है, इंटरनल क्वेश्चंस का कोई हिसाब नहीं छोड़ा बुक में, सिर्फ टेक्सचुअल क्वेश्चंस का छोड़ा है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कोई गाइड उठाएंगे, टेक्सचुअल क्वेश्चंस रट के चले जाएंगे और लिटरेचर में नंबर आ जाएंगे। गाइड ठीक है, अपनी तरफ से बढ़िया मेहनत करते हैं, एक आंसर देते हैं, पर जो लिटरेचर के ऑथेंटिक टीचर्स हैं उनके लिए आंसर काफ़ी नहीं है। उसमें आपका इनपुट क्या हुआ, आपने क्या पढ़ा, एक रटा रटाया आंसर लिख दिया, तो उसकी क्वालिटी को आपको अपनी तरफ से जितना इंप्रूव कर सकते हैं करना होगा। और वो तभी होगा जब आप ज़्यादा से ज़्यादा क्लासेस लेंगे, तब आपको पर्सनलाइज नोट्स विद नॉलेज मिलेंगे। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में ज्ञानशाला से आज ही जुड़िए। ठीक है, तो ये सिलेबस की और ओवरव्यू देख लीजिएगा आप एक बार। अब बात करते हैं लास्ट में कंक्लूजन की। कंक्लूजन क्या निकला इस क्लास का? सिंपल सी बात मैं करता हूँ कि लिटरेचर क्या आपको अभी तक नहीं समझ में आया, तो सिंपलिसिटी में यही कहता हूँ, इज़ द डिस्कवरी दैट द मैन एंड द वुमन ऑफ अदर एजेस वर वेरी मच लाइक आवरसेल्व्स। कि हम बात करते हैं कि एक खुद को कंपेयर करो, कि हम सोचते हैं कि आज हम इस एरा में जी रहे हैं, आज से जो 500 साल पहले थे क्या पता कैसे जीते थे बेचारे, किसानी करते थे, ना गाड़ी थी ना कुछ थी, वो उनकी सोच और हमसे अलग थी। ये कहता है नहीं, जो इंसान यानी जो आदमी और औरत उन समयों में जीते थे वो काफ़ी हद तक हमारे जैसे थे, उनको भी वैसे ही प्यार होता था जैसे हमें होता था। लविंग एज वी लव, बियरिंग द सेम बर्डन्स, उन पर भी वही जिम्मेदारियाँ थी, घर चलाने की, परिवार चलाने की, रोज़गारी की, एम्प्लॉयमेंट की, कुछ वर्क की, जो आज वर्क की जिम्मेदारियाँ है, जो करियर बना रहे हैं उन पे, वो जिम्मेदारियाँ उन पे, सेम बर्डन्स उनमें थे, और फॉलोइंग द सेम आइडियल्स, और आदर्श भी उनके वही थे कि उन्हें सबका या खुद के फैमिली का भला करना है, तो दे वर फॉलोइंग द सेम आइडियल्स। तो लिटरेचर यही तो हमें बताता है कि हम इंसान कहाँ अलग है, हम इंसान एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, चाहे वो किसी भी देश में हो, किसी भी शहर में हो। और प्लस ये बात भी हमें ध्यान रखनी है कि लिटरेचर इन सब चीज़ों को हमारे सामने उकेरता है। तो एक छोटी सी पोएम से बात ख़त्म करना चाहूँगा। लो विद द एशियंट रूट्स ऑफ मैंस नेचर, ट्वाइंस द एटर्नल पैशन ऑफ सॉन्ग, एवर लव फैंस इट, एवर लाइफ फीड्स इट, टाइम कैन नॉट एज इट, दैट कैन नॉट स्ले। मतलब इसका यही हुआ कि इंसान की जो पुरानी रूट्स है, ये ऊपर वाली लाइन लिखी ना, इसको पोएम में लिख दिया, इंसान की जो नेचर की रूट्स है वो इटर्नल है, अनंत है, और एक पैशन है, सॉन्ग का पैशन, ये जो हमारी ज़िंदगी है वो एक गाना है, उसका जो पैशन है वो कभी फेड नहीं होता, प्यार से हम भरे रहते हैं, लाइफ हमारी इससे
हमारी लाइफ से ये सॉन्ग है जो आगे चलता रहता है, हम सब की लाइफ गुजरती रहती है, हमारे बाद भी इंसान आते रहते, पर इंसानियत की कहानी ख़त्म नहीं होती। ना तो समय इसको ख़त्म कर सकता है, ना डेथ इसको ख़त्म कर सकती है। डेथ सिर्फ इंसान को ख़त्म कर सकती है, लिटरेचर और उसके पैशन को बिल्कुल भी नहीं। तो ठीक है, आशा करता हूँ आपको ये लेसन पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एज मच एज पॉसिबल एंड सब्सक्राइब टू स्टूडेंट सॉल्यूशन क्लासेस। दिस इज़ पीयूष जहांगीर, and if you have any doubts you can contact us. Thank you.